पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत है, तो रोजाना की बुनियाद पे सीसीडी जो मरियम नवाज ने एक बनाई हुई है फोर्स, वो कत्लेआम कर रही है। रोजाना की बुनियाद पे इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। अब तक की इतला के मुताबिक मुबैना तौर पे 1000 के करीब मावराए अदालत इंसानों को कत्ल कर दिया गया है। इस हुकूमत को आए हुए 1.5-2 साल हुए हैं और इतने अरसे में सीटीडी बनाकर उसके जरिए से 1000 के करीब इंसानों को मावराए अदालत, यानी अदालत में पेश करना चाहिए ना, इनका कत्लेआम कर दिया गया है। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ, इस वाकये में एक ही घर के 5 अफराद को सीटीडी ने मुख्तलिफ शहरों में कत्ल कर दिया। उन 5 लोगों के 22 बच्चे यतीम कर दिए। अब मीडिया आवाज नहीं उठा रहा, मीडिया इस पे बात ही नहीं कर रहा। सुहेल जफर चट्टा, इनको बनाया गया जनाब सीटीडी का हेड, और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत का एक अलग ही मेयार कायम किया है। मुझे याद है जब मुझे एंटी करप्शन उठा के लेकर गई ना, तो सुहेल जफर चट्टा ने मुझे फोन किया एक ऑफिसर के फोन पे, और इसने मेरे पे दबाव डाला। इसने मुझे कहा कि या तो जिन लोगों ने तुम्हें पहले अगवा किया था हम आपको दोबारा उन्हीं के हवाले कर देंगे, पहले आप 5 महीने गुजार के आए थे, अब आपको 5 साल तक वो नहीं छोड़ेंगे, लंबे अरसे के लिए आपको रख लेंगे, या फिर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो ये इस किस्म का आदमी था सुहेल जफर चट्टा। इसने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सपोर्ट किया, और ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचता रहा एजेंसियों के। इमरान खान के दौर के अंदर इसके ऊपर बड़े खौफनाक करप्शन के इल्जामात थे, लेकिन जैसे ही उनका दौर खत्म हुआ ये वापस आया और आगे इसको जो ड्यूटी दी गई इसने तबाही फेर दी। अब इसको बनाया गया है सीसीडी का हेड, और मरियम नवाज ने इसको तरक्की देके ये हेड बनाया। अब जो लड़के कत्ल किए गए उनकी फैमिली से बातचीत की मीडिया ने, तो उन्होंने बताया कि साहिवाल में एक शादी हो रही थी जहां पे 3 भाई मौजूद थे, इमरान, अदनान और इरफान, और 2 उनके दामाद भी मौजूद थे इसी फैमिली के, हसन, जहांगीर और नजीर। वो ये बताते हैं कि 7 बंदों को उठाया गया साहिवाल में शादी से। खवातीन के जेवर और उनके जो पैसे थे, नकदी वगैरह, वो भी छीन लिए गए। खवातीन को बाथरूमों में बंद कर दिया गया और इनको उठाकर सीटीडी या पुलिस ले गई। वो कहते जी हम फौरी तौर पे पुलिस के पास पहुंचे लाहौर में। पुलिस ने बताया कि सुबह आपको रिजल्ट दिया जाएगा। सुबह हमें बताया गया कि जनाब आपके जितने बच्चे हैं वो पुलिस मुकाबलों में मार दिए गए हैं, और लाशें भी नहीं दी जा रही थी। लाशें देना एक मुसीबत बन गया, और 3-4 दिन लगाकर इनको अमानतन दफना दिया गया था। फिर 3-4 दिन लगाकर बड़ी मुश्किल से वकील ने हाई कोर्ट से जो है वो ऑर्डर करवा के इनकी लाशें वापस हासिल करवाई और फैमिली को दी। अब ये जो 5 बंदे एक ही खानदान के, जिनमें 3 भाई हैं और 2 दामाद हैं, ये जो कत्ल किए गए, ये 5 अलग अलग शहरों में कत्ल किए गए। एक को चनियोट में, एक को जड़ावाला में, एक को हाफजाबाद में, एक को गुजरावाला में, एक को नारोवाल में कत्ल किया गया। 5 एक ही जगह शादी में मौजूद थे, एक ही जगह साहिवाल में 5 मौजूद थे। साहिवाल से 5 को गिरफ्तार किया गया, और 24 घंटे के अंदर अंदर यह खबर आ गई कि 5 अलग अलग जिलों में, चनियोट में, जड़ावाला में, हाफजाबाद में, गुजरावाला में और नारोवाल में 5 कत्ल हो गए हैं, और लाशें मुख्तलिफ जगहों पर पकवा दी। जो FIR की गई 5 की, वो इस तरह की गई कि नाके पे पुलिस खड़ी थी, ये जनाब वहां से आ रहे थे, पुलिस ने इनको रोका, इन्होंने फायरिंग कर दी, अपने ही साथियों की फायरिंग से 1 मारा गया और 2 भाग गए। ये सारी FIR इसी तरह की है। आफ्ताब अहमद बाजवा साहब इनके एडवोकेट हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि हमने इनके 5 बंदों के ID कार्ड्स को चेक करवाया पुलिस के रिकॉर्ड में, इनके ऊपर किसी किस्म के डकैती के, कत्ल के या कोई इस तरह के संगीन इल्जामात मौजूद नहीं है। लेकिन जो फैमिली की, उनकी माँ या बच्चों की या उनका बाप है, वो ये कहते हैं जी कि हमारी एक लड़ाई हुई थी और भावलपुर में लड़ाई हुई थी किसी पार्टी के साथ, और उस लड़ाई में हमसे कुछ मुतालबात किए जा रहे थे और पर्चा वापस लेने की बात की जा रही थी, और ये मामला आगे बढ़ा तो ये हमारे बच्चे कत्ल हो गए। अब जनाब ये कोई बात समझ नहीं आ रही। देखें, अगर ये मुजरिम थे भी या इन्होंने कोई जराइम किए हुए थे तो इनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। इनको गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करके इनसे बरामदगी करते, बरामदगी करके इनको अदालत में पेश करते, अदालत के जरिए इनको सजा देते। या 5 एक ही लेवल के खौफनाक क्रिमिनल थे कि 5 को कत्ल करना बहुत जरूरी था, तो 3 भाइयों को और 2 उनके जो दामाद हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया, पुलिस ने कर दिया। और ये मावराए अदालत कत्ल है। जब इस तरह के कत्ल होते हैं ना, तो फिर अपने जाती स्कोर भी सेटल किए जाते हैं। 1000 बंदे जो मारे गए हैं, उनमें से अगर आप रेशो निकालें, सारे बंदे बेगुनाह ना भी हों तो कुछ तो बेगुनाह होंगे ना, तो जो बेगुनाह मारे गए उनका कत्ल किसके सर पे जाएगा? तो जो अदालत इंसाफ देती है ना, अदालत के अंदर एक बड़ी जबरदस्त सोच होती है कि बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे गुनाहगार बच जाए। यहां पे गुनाहगारों को मारने के चक्कर में अगर बेगुनाह मारे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा?
5 लोगों का क्या जुर्म एक जैसा हो सकता है, और एक ही जगह से पकड़ के 5 मुख्तलिफ शहरों में उनका जनाब कत्ल डाल दिया कि जनाब इस तरह के वाक़े में सारे मारे गए हैं। तो नादरीन, ये इस वक्त पंजाब के अंदर हरकतें की जा रही हैं। और हाँ, इसके साथ एक और चीज़ आप जोड़ के देख लें, ये शहर बानो नकवी साहिबा है जिनकी एक अभी ड्रामा वीडियो भी आई कि वो कत्ल हो जाता है दौराने उनके इंटरव्यू, और फिर वो किस तरीके से वो ड्रामा पूरा क्रिएट होता है। वो अजीबोगरीब किस्म की एक वीडियो आई। अब जनाब एक और डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें इन खातून ने ठग लिया और इनके साथ बड़ी ज्यादती की है। वो बताते हैं जी, मुझे थाने में बुलाया गया, मैं वहाँ गया तो ASP शहर बानो नकवी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने मेरा मौक़िफ़ सुना और कहा कि मरीज़ की नज़र तो 6/6 है, लेकिन चूंकि मरीज़ मुतमईन नहीं है, अब ये आंखों के डॉक्टर थे, इन्होंने इलाज किया हुआ था, लिहाजा आप कसूरवार हैं। इन्होंने कहा जी मेडिकल बोर्ड बिठाएं, कोई चीज़ चेक कर लें, मरीज़ का मैंने इलाज ठीक नहीं किया तो वो बता दें। कहते जी मरीज़ मुतमईन नहीं है और हमारे पास आपका टेंटवा दबाने के 110 तरीके हैं, लिहाजा अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और पैसा दें। अब वो उससे बंदे से जो है वो को 1.5 मिलियन ले लिया, ये डॉक्टर से किया इन्होंने। शहर बानो नकवी जो ड्रामा क्वीन बनी हुई है पंजाब पुलिस में, और इनको बड़ी शाबाशें भी माजी में मिलती रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये मोहसिन नकवी की रिश्तेदार है, लेकिन चलो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं जनाब मेरे से पैसे ऐंठ लिए इन्होंने, और एक सीनियर सर्जन है वो कहता है मैंने काम भी ठीक किया था, बस धमका के ले लिए। ये नाज़रीन पंजाब में हालात हैं। जाली हुकूमत होगी तो यही होगा ना। अब इस जाली हुकूमत को बनाया गया था 8 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी 2026 को पूरा पाकिस्तान बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, और वो ये चाहते हैं कि ताजर भी, ट्रांसपोर्टर्स भी और तमाम शहरी जो है वो इसके अंदर ताउन करें और पूरे पाकिस्तान को बंद करें। अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं और इसका मोमेंटम बना लेते हैं, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, या पूरा पाकिस्तान नहीं तो 80% पाकिस्तान, 70% पाकिस्तान भी अगर वो बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद अगला मोमेंटम भी बना पाएगी। बहरहाल 8 फरवरी के हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जैसे कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी निकले, ऐसे ही 8 फरवरी 2026 को भी बाहर निकलें और अपने मैंडेट के लिए एहतजाज करें। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये खबर है अब ISF को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है आने वाले दिनों में। इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो उनके स्टूडेंट विंग्स होते हैं वो प्रेशर ग्रुप होते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ISF बहुत फ्रंट पे आके लीड कर रही है और इन्हें बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी दी जा रही है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। आने वाले दिनों में आपके साथ मैं मजीद चीज़ें इस पर शेयर करूंगा। जस्टिस आलिया नीलम साहबा और मरियम नवाज साहबा के बीच में जो एक छोटी सी खिटपिट हुई है कुछ मामलात को लेकर, और एहसन भून साहब उसमें आकर जस्टिस साहबा के साथ खड़े हो गए हैं, तो इसमें PMLN का सोशल मीडिया सारा का सारा हमलावर हो गया एहसन भून पर और जस्टिस आलिया नीलम पर, और बड़े अजीबोगरीब किस्म के उनके बारे में रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, उनकी बेइज्जती की जा रही है। तो PMLN बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। वैसे जो भी कारकुन बनेगा ना पॉलिटिकल पार्टी का, फिर पॉलिटिकल पार्टी यही उनसे तवक्को करती है कि वो हमेशा कारकुन बनकर ही रहेगा। नवाज शरीफ की सालगिरह सेलिब्रेट की PMLN ने और सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चलाया। तो नवाज शरीफ की बर्थडे के ऊपर जो ट्रेंड चला उस पर 10,000 पोस्ट हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उनकी सालगिरह पे जो पोस्ट हुई सोशल मीडिया पे 10,000 पोस्ट हुई हैं नवाज शरीफ के बारे में, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान की बर्थडे के ऊपर जो पोस्ट हुई थी वो 1 मिलियन से ज़्यादा थी। नाज़रीन, रात को एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। आप ये वीडियो आज सुबह देख रहे हैं, तो कल रात को वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अपना एक तज्ज़िया पेश कर रहे थे। इस बीच में अचानक से उनके साथ एक बड़ी बदतमीज़ी हुई और उनका जो है वो सिस्टम फिर ऑफ हो गया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो पहले गायब रहे और फिर वापस आ गए। अब ये जो ऑडियो है अगर आप सुने थोड़ी सी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये छोटा सा क्लिप है, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में रात गए हुआ क्या। ये बहुत थोड़ा सा हम आपको दिखा सकते हैं ऑडियो इसकी, और ताकि ये कोई कॉपीराइट का इशू ना बने। ये आप सुनिए ज़रा। कोई तीसरा बयान देते हैं तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी तो नाज़रीन आपने ये देखा। उसके बाद कुछ देर के बाद ये रीज्वाइन किया, यानी प्रोग्राम के अंदर फिर टाइम काफ़ी गुजर गया। उसके बाद दोबारा रीज्वाइन किया एहसन इकबाल साहब ने, और फिर उन्होंने बताया कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, और फिर दोबारा से ये प्रोग्राम शुरू हो गया। अब ये जो अंदाज़ था ये बड़ा बदतमीज़ी वाला था, बंद करो इसे,
और फिर बहुत ही बदतमीजी की गई। ये जो आवाज़ थी ये भी किसी एक मेच्योर आदमी की आवाज़ लग रही थी। एहसन इकबाल साहब खुद काफ़ी बड़ी उम्र के शख्स हैं, तो इनकी औलाद जो है वो भी जवान है। अब बच्चे नहीं हैं छोटे इनके घर पे, तो इनकी अपनी औलाद तो जवान ही होगी, लाजमी बात है। मैं जानता नहीं हूँ, ज़्यादातर इनकी फैमिली के चंद लोगों को जानता हूँ, लेकिन इनके बच्चों को मैं नहीं जानता। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर बताया गया वो ये बताया गया एहसन इकबाल साहब के हवाले से कि उनके बच्चे आ गए थे और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने बाद में रीज्वाइन कर लिया। लेकिन हमने ये बंद होने से पहले एहसन इकबाल साहब के चेहरे पे एक नागवारी और खौफ की मिलीजुली कैफियत देखी और परेशानी की कैफियत देखी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रोला पड़ गया। ये जो वीडियो है ये फौरी तौर पे आग की तरह वायरल हो गई पूरे पाकिस्तान में। देखें, जहाँ घरों के अंदर बर्तन होते हैं तो वो बजते ही रहते हैं, छोटे मोटे मसले हर घर में होते रहते हैं। बच्चे कभी ज़िद भी करते हैं, कभी बड़े लड़ते हैं, कभी बच्चे लड़ते हैं, कभी ख़वातीन के झगड़े हो जाते हैं आपस में। ये हर घर के अंदर नॉर्मल चीज़ है, इसे इग्नोर करना चाहिए, चलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे लिए जो अजीब चीज़ है, जो चीज़ मानी रखती थी, वो ये है कि चंद मिनटों के अंदर एक बहुत बड़ी परसेप्शन सोशल मीडिया पे ये बन गई कि एहसन इकबाल साहब को एस्टेब्लिशमेंट से डांट पड़ी है और ये एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मार कुटाई की है उनके साथ, या उनके साथ कोई ज़्यादती की है। कुछ लोगों ने जो है वो तस्वीरें ऐसी लगाना शुरू कर दी कि जनाब ये देखें, ये बंद होने से पहले और बंद होने के बाद एहसन इकबाल साहब के चेहरे पे निशान है। हालांकि मुझे लगता है सारा फेक है काम। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने वो अपना परसेप्शन ऐसा बना लिया गुज़िश्ता 3-4 साल में कि अब किसी के साथ कुछ भी होता है सबको लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है। यानी बद से बदनाम बुरा की एक मिसाल है। वो एक बुजुर्ग कहते थे ना, बद से बदनाम बुरा, कि जो बदनाम होता है ना वो बुरा ना भी करे ना, फिर भी वो बदनाम ही रहता है और सारे समझते हैं कि बुरा अगर हो रहा है तो यही कर रहा होगा। तो बद से बदनाम बुरा होता है। यही जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एहसन इकबाल साहब फॉर्म 47 के ऊपर एक MNA बने हैं और इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए, बल्कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के ऐन मुताबिक बेहतर अंदाज में चल रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट उन्हें अप्रिशिएट कर सकती है, उनमें से एक आदमी एहसन इकबाल भी है। इंसान गलती का पुतला है, लेकिन इस लेवल पे तो एस्टेब्लिशमेंट आके घर में घुस के मार कुटाई नहीं करेगी। मेरी तो अभी तक दानिश यही कहती है, लेकिन क्या हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये आवाज़ उनके बेटे की थी। ये मुझे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, कुछ दीगर लोग जो जानते हैं थोड़ा बहुत लोगों को, क्योंकि मैं तो कभी मिला ही नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने यह दावा किया कि ये आवाज़ उनके बेटे की थी। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पड़ गया था काफ़ी देर तक के लिए, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब पता है आपको बद से बदनाम बुरा, बस मैं इससे ज़्यादा और आपको क्या कहूँगा। अब नादरीन, आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं पंजाब में। वो पंजाब में दाखिल होंगे आज सुबह और दोपहर के वक्त वो पहुँचेंगे भेरा। भेरा के बाद सुखे की, और फिर पहला उनका इस्तकबाल लाहौर के अंदर, एक पंजाब के इस्तकबाल तो होते रहेंगे, लाहौर में पहला इस्तकबाल उनका ठोकर नियाज बेग के पास होगा। अब रात गए तक तो ये खबरें आ रही थी कि छापे मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि सुहेल अफरीदी का लाहौर का ये दौरा है इसको नाकाम बनाया जाए। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना कुचलने के बाद, उनकी लीडरशिप को जेलों में डालने के बाद, उनके को 35,000 बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, इतना जुल्म और ज़्यादती करने के बाद अभी भी इन्हें लगता है कि मज़ीद छापों की, मज़ीद जुल्म और ज़्यादती की ज़रूरत है ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे कुचला जा सके। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कोट लखपत जेल के अंदर ये जो कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इनसे मुलाकात करने की। पंजाब असम्बली के अंदर भी जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट में भी जाएंगे, उसके अलावा ये लिबर्टी चौक में भी जाएंगे, ये गालिबन अनारकली में इस तरफ भी जाएंगे। मुख्तलिफ़ जगहों पर सुहेल अफरीदी साहब के दौरे होंगे, कारकुनों के घर में भी जाएंगे और हसन नियाज़ी साहब के घर में भी जाएंगे। इमरान खान की वो बहन जिनके साथ बालों से पकड़ के उन्हें घसीटा गया, उनके घर में भी जाएंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब ये करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया और ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने दिया खैबर पख्तूनख्वा में और उन इलाकों में दिया जहाँ से वो ख़ुद इलेक्शन लड़कर आए हैं। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश हुई कि मैं स्मगलरों और दहशतगर्दों का साथी हूँ। मैंने उन्हें इस बयानिया में शिकस्त दे दी। बयानिया DGI SPR बना रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम स्मगलरों के साथ मिले हुए हो। मैंने कहा कि तुम उनके साथ मिले हुए हो, बॉर्डर पर तुम हो, अपने असासे जाहिर करो।
जितना गैर कानूनी असला आता है, जितनी दहशतगर्दी आती है, जितने गैर कानूनी लोग आते हैं, तुम्हारी सरबराही में आते हैं। बॉर्डर मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। हर बयानिया में शिकस्त दे दी और वो समझ गए कि कुछ नहीं कर सकते, तो अब कहते हैं कि सुहेल अफरीदी की सरबराही में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। अफरीदियों, तुम लोग भी जानते हो, पख्तूनों तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि इस मौसम में तीरा की जो वादी है या जो पहाड़ है वहां पे बर्फ पड़ रही है, इस वक्त वहां जानवर भी नहीं होते। तो तुम आज ऑपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा और कोई मकसद नहीं, सिर्फ मुझे शिकस्त देना चाहते हो बयानिए की इस जंग में। ये जंग दहशतगर्दी ख़त्म करने और अमन बहाल करने की होती तो तुम मेरे साथ बैठते और मेरे साथ मशवरा करते। ये जंग अमन बहाली की होती तो जो मशवरा हमने दिया, सियासी जमातों ने जो मशवरा दिया, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को असेंबली के फ्लोर पर इकट्ठा किया, एक 15 नुकाती एजेंडा तैयार किया। तुमने हमारे मेहमानों को बाहर से उठा लिया, तुमने वो बयानिया और जरगा ख़त्म करने की कोशिश की। ये वादे करता है कि तुम अमन की बहाली और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए संजीदा नहीं हो, बल्कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। मेरी कौम, पख्तून कौम और सब जानते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है। अब सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि जी तीरा के अंदर तो बर्फ़ पड़ी हुई है और वहाँ पे तो इस वक्त कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता, बंदे नहीं है, जानवर नहीं है, तो आप इस वक्त वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और एक और बात जो सुहेल अफरीदी ने बड़ी खौफनाक की, उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास ये इतला पहुंची है कि वादिय तीरा के जो लोग हैं, वादिय तीरा में शहरियों से ज़बरदस्ती मुआहदे लिखवाए गए हैं। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।